सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है, सुबह का सूरज शाम को ढल रहा है। तुझे मेहनत करते देख, तुझे ऊपर चढ़ते देख, कोई तो जल रहा है। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना क्लासेस पे। मैं हूँ अर्चना द्विवेदी। तो एक बार फिर चलिए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो। और आपसे बातें होती रह रही हैं। वीडियो में जो आपके सामने लाती हूँ, आई होप कि आपको पसंद आ रहा है और आप उसको एंड तक वॉच करेंगे, देखेंगे, तभी वो समझ में आएगा। तो जैसा कि मेरा टॉपिक है हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर के अंतर्गत मैं आज फिर आपको पढ़ाने जा रही हूँ प्रत्यय। प्रत्यय भाग एक मैंने पढ़ाया था, उसमें कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, कृत प्रत्यय के बारे में आपको पूरी जानकारी दी थी। आज हम सेकंड प्रत्यय पढ़ेंगे, तद्धित प्रत्यय। तो मैंने इसके पहले वीडियो में बोला था कि इसका दूसरा पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट टाइप कर सकते हैं। और बिना कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ बिना अभ्यास, बिना प्रैक्टिस के नहीं आता है। एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। तो बिना अभ्यास के, बिना प्रैक्टिस के अगर हम सोचें कि एक दिन में हमारा सारा चैप्टर, हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि हर चीज़ का एक समय होता है और स्टेप बाय स्टेप जब आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे धीरे धीरे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और ये हिंदी ग्रामर है। हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण आपको हर जगह काम आता है। मैं ये नहीं कहती साहित्य नहीं आता, लिटरेचर नहीं आता, वो भी आता है, लेकिन ग्रामर आपको आप क्लास 6 या इवन उससे नीचे भी आप प्रीवियस क्लास भी पढ़ सकते हो, 5th 4th में ही ग्रामर आपका और सारी चीज़ें, संज्ञा सर्वनाम स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे आपका क्लास बढ़ता है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें और बढ़ती हैं और ग्रामर का यूज़ आप और भी ज़्यादा करने लगते हो। उसके बाद आप जो बच्चे हैं 6 to 8 या 6 to 10th 12, जो थोड़ा 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 करके इनको ग्रामर सिखाया जाता है। और यही ग्रामर आपको जब 10th के बोर्ड में आप जाते हो एग्ज़ाम देने, तो वहाँ भी ग्रामर का पोर्शन आपको पूछा जाता है। और इसके लिए आपका ग्रामर पोर्शन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं जो शायद आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको समझ में नहीं आया, इसीलिए आप उसका उत्तर नहीं दे पाते हो और उसको गलत करके चले आते हो। तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और ऊपर से हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत अगर आप समझ पाते हो तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए थोड़ा टफ पड़ेगा। और अगर आप उसको समझ गए तो बहुत अच्छा लगेगा, उसमें मज़ा आएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हम समझ के पढ़ते हैं, कंसंट्रेशन से पढ़ते हैं, फोकस करके पढ़ते हैं, तो चीज़ें समझ में जब आने लगती हैं तो अच्छा लगता है। और अगर हम उसको बिल्कुल फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं कि बस चलो कोई बात नहीं, तो वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों, आपसे मैं यही कहना चाहूँगी, जो भी आप चैप्टर देखिए, मेरा जो भी वीडियो देखिए, पूरा फुल देखिए, एंड तक देखिए, और चीज़ें तभी आपको समझ में आने वाली हैं। आपके टीचर जो पढ़ाते होंगे या आप जो खुद पढ़ते होंगे, जब तक आप उसको सीरियसली नहीं पढ़ते हैं तब तक कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, क्योंकि ये पढ़ाई है। बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ जाते हो, लेकिन पढ़ाई जो है, एजुकेशन जो है, वो आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है, चाहे फिर वो कोई भी सब्जेक्ट हो। और उसमें ये मत सोचिएगा कि हिंदी हमें क्या पढ़ना है। हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी हम भूल ही नहीं सकते। और हिंदी इतनी आसान नहीं, जितना लोग कहते हैं हिंदी तो बहुत आसान है, हिंदी इतनी आसान नहीं है। हिंदी बहुत टफ है, इवन अंग्रेजी से भी टफ है। इसीलिए आजकल के बच्चों को हिंदी का नॉलेज ही नहीं रह जा रहा है, हिंग्लिस्तानी बनते जा रहे हैं बच्चे, ना हिंदी में ना इंग्लिश में। तो आपको पकड़ पूरी होनी चाहिए। जिस भी भाषा को आप पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, पूरा आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब, आप जो भी वीडियो देखिए, जो भी चैप्टर पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर वो बेकार है। तो कहने का मतलब कि आप पूरा वीडियो एंड तक देखिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रत्यय भाग 2। और प्रत्यय में हमने पढ़ा कि प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो कृत प्रत्यय होता है। उसको मैंने आपको बताया कृत प्रत्यय क्या होता है, उसके कितने भाग होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में उदाहरण के साथ। अब हम जो दूसरा प्रत्यय आगे पढ़ेंगे, अगला नंबर 2, वो पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय
क्या होता है, तद्धित प्रत्यय में हम इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, क्रिया को छोड़कर, क्रियाधार धातु को छोड़कर संज्ञा सर्वनाम विशेषण में हम ये प्रत्यय जोड़ते हैं और एक नया शब्द बनाते हैं। यानी इसमें क्रिया में हम नहीं जोड़ते, हम केवल कृत प्रत्यय में, क्रिया में या धातु में प्रत्यय जोड़ते हैं। और प्रत्यय का मतलब क्या होता है, यानी जो शब्दांश शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं, आगे नहीं, यानी आरंभ में नहीं, अंत में जोड़े जाते हैं, वही प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग उसका उल्टा होता है, वो आगे जोड़ा जाता है, आरंभ में जोड़ा जाता है। ये मैंने आपको शुरू में ही क्लियर किया था, मैंने दोबारा आपको बता दिया। तो चलिए तद्धित प्रत्यय में पढ़ते हैं आगे। तद्धित प्रत्यय निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तद्धित प्रत्यय का कोई अपना एक क्राइटेरिया नहीं है, कहीं किसी किताब में आप उसको 5 पाओगे, कभी किसी किताब में आप उसको 8 प्रकार पाओगे, किसी में 10 पाओगे। तो यहाँ मैंने 10 फॉर्म को सोचा है कि आपके सामने यहाँ पे मैं पूरा पूरा एक्सप्लेन करूँ। तो अभी यहाँ इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कोई क्लियर नहीं रहता कि तद्धित इतना ही है, वो कम ज़्यादा हुआ करता है। तो लेकिन जो मैक्सिमम होता है वो 10 से ज़्यादा नहीं होता। तो यहाँ पे मैं आपको 10 बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए पहला शुरू करते हैं। पहला जो है वो है कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय। कर्तवाचक, कर्तवाचक का मतलब क्या होता है, इसमें देखिए क्रम से मैंने लिखा भी है। कर्तवाचक, क्रमवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, स्त्रीलिंगवाचक, गुणवाचक, बहुवचनवाचक, स्थानवाचक और आगत तद्धित प्रत्यय। ये 10 तरह के तद्धित प्रत्यय आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला जो आपका कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय है, इसमें क्या होता है, ऐसे प्रत्ययों में कर्ता का बोध होता है। जिन शब्दों में कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय लगाया जाता है उसमें कर्ता का बोध होना स्वाभाविक है, तो होना इसमें कंपल्सरी रहता है। और आपको उदाहरण भी मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया है लिख के। जैसे हमने मूल शब्द लिखा, प्रत्यय लिखा और नए शब्द लिखा। अब मूल शब्द में मैंने लिखा सांप, ठीक, एक शब्द है सांप, एक शब्द है लूट। चूंकि प्रत्यय आप अंत में जोड़ते हो तो मैंने अंत में ही इसको लिखा है और नए शब्द बना के बाद में लिखा है। तो सांप में अगर हमने जोड़ा एरा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, एरा प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन गया सपेरा। भाई यहाँ सांप था तो एरा प्रत्यय हमने लास्ट में जोड़ दिया, अंत में जोड़ दिया, तो ये बन गया सपेरा। फिर लूट प्रत्यय में हमने जोड़ा एरा प्रत्यय तो बन गया लुटेरा। ठीक, नए शब्द बन गए, नए अर्थ दे रहे हैं। फिर है सब्जी और गाड़ी, एक शब्द है सब्जी और गाड़ी, इसमें मैंने वाला प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बन गया सब्जी वाला गाड़ी वाला। ठीक, एक शब्द है बाल और चाल, और प्रत्यय क्या है क प्रत्यय। तो का प्रत्यय जब हमने बाल में जोड़ा तो ये हो गया बालक, और चाल में जोड़ा तो ये हो गया चालक। तो इस तरह आप यहाँ पे कर्तवाचक तद्धित प्रत्यय में देख सकते हैं कि ये उदाहरण यहाँ पे लिखा गया है और इसमें कर्ता का बोध होना अनिवार्य है। तो अब दूसरा प्रत्यय क्या होता है, दूसरा प्रत्यय है क्रमवाचक प्रत्यय। क्रम, वहां पे हमने पढ़ा था कर्तवाचक में क्या पढ़ा था, सॉरी कृत प्रत्यय में क्या पढ़ा था हमने, पहला पढ़ा था, दूसरा पढ़ा था, उसमें भी पढ़ा था, 5 प्रकार उसके भी पढ़े थे। तो वहां कर्म पढ़ा था, यहाँ पे हम क्रम पढ़ेंगे। क्रम, क्रम अर्थात संख्या। ये क्रम अर्थात इसका मतलब होता है संख्या, यानी जहां पे गणना की जाए, गिना जाए। तो क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है, क्रम यानी संख्या का बोध होना, इसमें संख्या का बोध होता है। तो उदाहरण जैसे मैंने मूल शब्द में लिखा 1 और 2, प्रत्यय मैंने हरा लगाया, नए शब्द बन गया। 1 में अगर आप हरा प्रत्यय जोड़ोगे तो हो जाएगा 1 धन हरा, 1 हरा। 2 धन हरा, दोहरा या दोहरा, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। 5 और 10 प्रत्यय में मैंने मूल शब्द में मैंने क्या प्रत्यय जोड़ा, वा प्रत्यय, वा चांद बिंदु के साथ, तो ये हो गया 5वां और 10वां, ये हो गया। फिर 3 और 4, 3 और 4 ये मूल शब्द है, इसमें मैंने गुना जोड़ा तो ये हो गया 3 गुना, ये हो गया 4 गुना। तो इस तरह पहला प्रत्यय आपका हो गया तद्धित में कर्तवाचक और दूसरा हो गया क्रमवाचक। अब आपको अभी पढ़ने हैं कितने, अभी आपको कम से कम 8 प्रत्यय और पढ़ने हैं। तो तीसरा यहाँ पे प्रत्यय क्या है, तीसरा प्रत्यय है भाववाचक। ठीक, अब भाववाचक प्रत्यय क्या है, तो ये मैंने पहले भी आपसे कहा है कि ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है तो इसलिए मुझे इसको इरेज करना पड़ता है, और दोबारा अभी मैं इसको इरेज करके आपके सामने लिखती हूँ भाववाचक प्रत्यय। ठीक,
तो देखिए इसको यहाँ से मैं इरेज करती हूँ और अब हम लिखेंगे यहाँ पे भाववाचक प्रत्यय। तो तीसरा ये हमारा नंबर है भाववाचक प्रत्यय। भाववाचक, जैसे आपको नाम से ही तद्धित प्रत्यय, नाम से ही क्लियर हो रहा है भाव, तो अर्थात इसमें भाव प्रधान होता है। ऐसे प्रत्यय में भाव प्रधान होता है, यानी भाव का बोध होता है, इसमें भाव का बोध होता है, भाव का बोध होता है। होता है। अब इसमें भी हम उदाहरण लिखेंगे। फिर पहले हम यहाँ पे मूल शब्द लिखेंगे, फिर प्रत्यय लिखेंगे, फिर नए शब्द जो इससे बनेंगे नए शब्द वो यहाँ पे लिख देंगे। अब मूल शब्द हमने जैसे लिखा, मान लो यहाँ हमने लिखा मीठा, ठीक, खट्टा, ये लिखा, और यहाँ पे प्रत्यय क्या लिख दिया, आस। तो नए शब्द क्या बनेंगे, मिठास। अगर हमने इसमें आस प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया मीठा का मिठास हो गया, और यहाँ पे खटास हो गया। अब इससे आपको भाव की फीलिंग, यानी फीलिंग आ रही, भाव निकल के आ रहा है। मिठास आप उसको छू नहीं सकते हो, आप केवल भाव यानी फील कर सकते हो उसको। तो भाव यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है मिठास, हाँ बहुत मीठा, मिठास इसकी ज्यादा है, खटास ये ज्यादा खटास है इसमें। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, क्या कहते हैं इसको, भाववाचक प्रत्यय कहते हैं। जैसे एक शब्द मैंने लिखा घबरा और यहाँ पे लिखा आहट, तो यहाँ पे हो गया घबराहट, शब्द हो गया घबराहट। तो इस तरह नए शब्द हम इससे बना सकते हैं। और चूंकि ये भाव है तो इसमें भाव आपको मिलेगा, भाव की प्रधानता मिलेगी, इसीलिए इसका नाम पड़ा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब चौथा क्या है, चौथा आपका है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, देखिए संबंधवाचक तद्धित, अभी संबंधवाचक है, इसका मतलब है कि संबंध कहीं ना कहीं इसमें बताया जाता है, संबंध का आपको फील होता है कि हाँ संज्ञा सर्वनाम या कहाँ संबंध आपको यहाँ पे मिला। और ऐसे प्रत्ययों में जब भी हम ऐसे प्रत्ययों को पढ़ते हैं तो हमें संबंध का बोध होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है क्या, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। तो देखिए संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में अभी मैंने कहा ऐसे प्रत्यय जिसमें संबंध, यानी जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण में अंत में जुड़कर जो नए शब्द बनाते हैं उससे संबंध का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें मूल शब्द जैसे आपने लिखा नीति, दिन, फूफा, मम, नानी, गढ़वाल, प्रत्यय मैंने जोड़ा नीति में, क्या जोड़ा, इक, तो ये हो गया नैतिक। उसी तरह हमने दिन में जोड़ दिया तो ये हो गया दैनिक। फिर अगला जो मूल शब्द है फूफा है, मम है, और प्रत्यय क्या है, एरा। अब इसमें अगर मैंने फूफा में या मम में एरा प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया ममेरा और फुफेरा। तो ये संबंध बता रहा है कि संबंध है। जैसे नानी में आपने हाल प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो गया ननिहाल। गढ़वाल जो है राज्य है तो उसमें आपने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया गढ़वाल। इसी तरह ये जो प्रत्यय हैं ये संबंध बताते हैं, संबंध सूचक ये प्रत्यय रहते हैं कि संबंध प्रदर्शित करते हैं और संज्ञा सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर, ठीक। तो ये हो गया संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो अगला प्रत्यय है वो है आपका लघुतावाचक। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय क्या होता है इसको देख लेते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो प्रत्यय है वो बड़ा होने वाला है और उसमें तद्धित प्रत्यय और भी लॉन्ग है। तो हमारा जो तीसरा है, जो हमारा चौथा प्रत्यय है, चौथा नहीं ये पांचवा है,
पहला कर्त, दूसरा क्रम, तीसरा भाव, चौथा संबंध और पांचवा लघुता। लघुता आपको स्पष्ट हो रहा होगा नाम से ही, लघुता मतलब छोटा, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। लघु मतलब होता है छोटा, है ना, इसका लघु मतलब ही छोटा होता है, नाम से ही क्लियर है, लघु मतलब छोटा। तो लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय यानी ऐसे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर लघुता का बोध यानी छोटापन का बोध कराएं, लघुता का बोध कराएं और उसको हमें मतलब प्रतीत करें कि हाँ ये छोटा हो गया, इसका रूप छोटा हो गया, वही होता है क्या, लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे आपने उदाहरण लिखा, मूल शब्द लिखा, पहले आपने मूल शब्द लिखा जैसे कोठा, है ना, छाता, और प्रत्यय में आपने क्या लिखा, री प्रत्यय लिखा। यहाँ नए शब्द क्या बनेंगे, नए शब्द बनेंगे कोठरी, कोठरी और छतरी। कहने के मतलब कि कमरा एक बड़ा कमरा होता है, भाई कमरे का साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन कोठरी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये छोटा है। कोठरी छोटी, पहले लोग कोठरी बनाते थे, गांव वगैरह में कोठरी होता था तो वो छोटा होता था। छतरी, छतरी भी छोटी साइज की होती है, छतरी भी। उसी तरह आप ई प्रत्यय जोड़ सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा टोकरा और यहाँ पे ई प्रत्यय आपने जोड़ा तो हो गया टोकरी। अब टोकरी छोटी होती है, वही टोकरा यानी बड़े साइज का भी हो सकता है, लेकिन टोकरी जो है बहुत बड़े साइज की नहीं होती, वो छोटी होती है। तो इसी तरह आप जैसे आपने और लिखा, खटिया लिखा, डिब्बा लिखा और इसमें आपने जोड़ दिया इया प्रत्यय जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया, खटिया हो गया, खटिया। और ये क्या हो गया, डिबिया हो गया। तो यानी खटिया छोटी होती है, आजकल तो भाई बेड बनने लगे हैं, पलंग बनने लगे हैं, उसकी साइज तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन पहले गाँव में क्या चलता था, खटिया चलता था और लोग उसी को खाट कहते थे, खटिया कहते थे, तो उसकी साइज छोटी होती थी। अब जैसे मैंने लिखा डिब्बा, डिब्बा बड़ा भी हो सकता है और मीडियम भी हो सकता है, लेकिन डिबिया जब आ गई तो डिबिया छोटी साइज होती है, बहुत बड़ी साइज नहीं होती है, वो छोटी साइज की होती है। तो कहने का मतलब कि लघुता का मतलब है छोटा रूप, तो इसीलिए यहाँ पे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय लिखा गया है। अब अगला प्रत्यय क्या है, अगला प्रत्यय है आपका नंबर 6। नंबर 6 क्या है, 6 नंबर है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। ये मार्कर शायद कुछ काम नहीं कर रहा है, थोड़ा डल लिखा रहा है, तो मैं दूसरे मार्कर का यूज करती हूँ। तो स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। अब आपको यहाँ पे पता है कि स्त्रीलिंग मतलब कि ऐसे प्रत्यय जिससे स्त्रीलिंग का बोध हो, ऐसे प्रत्ययों को जोड़ने से जिससे स्त्रीलिंग का बोध हो, स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, मूल शब्द, प्रत्यय, नए शब्द। ये मैं हर बार इसलिए बता रही हूँ आपको लिख के कि आप लिखना इसका तरीका सीखें। भाई मूल शब्द हम पहले लिखेंगे, बाद में प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये उपसर्ग है कि प्रत्यय, क्योंकि प्रत्यय हमेशा अंत में जोड़ा जाता है। आप पहले भी लिख सकते हो, लेकिन इसका तरीका ये ज्यादा बेटर लगता है मुझे, तो उसमें कंफ्यूजन हमें नहीं लगता कि हाँ ये प्रत्यय है कि उपसर्ग है। तो जैसे हमने मूल शब्द यहाँ पे लिखा धोबी और यहाँ पे इन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, धोबिन हो गया। तो ये स्त्रीलिंग बना दिया। भाई धोबी आपने लिखा, इन प्रत्यय लिखा, स्त्रीलिंग बना दिया। उसी तरह हमने लिखा पंडित, अब यहाँ आइन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, पंडिताइन हो गया, है ना, पंडिताइन हो गया। अब या ऐसे इसी तरह इसका मतलब है कि ऐसे प्रत्यय जो स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं वही स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं।
और इसमें एग्जाम्पल मैंने पहले भी कहा था, एग्जाम्पल आप जितना सॉल्व करोगे आपको उतना ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल बहुत जरूरी, उदाहरण बहुत जरूरी है, हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें लिखना। ठीक, तो अगला प्रत्यय क्या है? अगला प्रत्यय आप बताइए। जैसे इसमें आप और देख लीजिए उदाहरण, देवर, इसमें मैंने आनी प्रत्यय लगाया, जेठ में आनी प्रत्यय लगाया, तो क्या हो गया? देवरानी, जेठानी, ये सब स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं, है ना। या जैसे मैंने लिखा चिड़ा, चिड़ा, और यहाँ पे ईया प्रत्यय लगाया तो ये क्या हो गया? चिड़िया। अब चिड़ा तो भाई पुल्लिंग का बोध करा रहा है, लेकिन चिड़िया क्या है? वो स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है। तो कहने का मतलब ये प्रत्यय जुड़ के हमेशा नए शब्दों में स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, इसीलिए इनका नाम होता है स्त्रीलिंगवाचक तद्धित प्रत्यय। अब अगला प्रत्यय क्या है? आप चाहें तो अगर आपको ये एग्जाम्पल देखना है, प्रैक्टिस करना है, तो जैसे मैं लिखती हूँ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास वो हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि चीज़ें बार बार नहीं मिलती हैं और ये आपकी प्रैक्टिस की चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है। बार बार आप एग्जाम्पल खोजोगे, ये वहाँ से लिए वहाँ से लिए, और आपके सामने अगर ब्लैक बोर्ड पे एग्जाम्पल है तो उसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगला प्रत्यय क्या है? गुणवाचक, और ये है कौन सा? 7, नंबर 7, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। गुणवाचक, अब इसका नाम से ही अंडरस्टूड है, गुणवाचक यानी जिसमें किसी गुण का वर्णन हो या प्रकट हो, गुण प्रकट हो, ऐसे प्रत्ययों को हम गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे आपने उदाहरण लिखा, मूल शब्द, प्रत्यय और नए शब्द। तो जैसे आपने यहाँ पे प्रत्यय मूल शब्द में प्रत्यय, इसलिए मैं बार बार अभी मैंने फिर बोला कि प्रत्यय में बाद में लिखती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि प्रत्यय हमें बाद में जोड़ना है। ठीक, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भूखा, प्यास, भूख लिखना चाहिए, भूख सॉरी भूख रहेगा, प्यास रहेगा, प्रत्यय रहेगा आ, तो यहाँ पे हमने बना दिया भूखा और प्यासा। तो यानी क्या बताया जा रहा है? ये बहुत भूखा है और ये बहुत प्यासा है, इसके बारे में कुछ इसका गुण या दोष बताया जा रहा है। तो मूल शब्द आपको ये पता चल गया, आप प्रत्यय जोड़ के भूखा शब्द हम लिख सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मोटा, यहाँ पे प्रत्यय लिखा ऊ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया मोटू, है ना। यानी कैसा, मतलब व्यक्ति कैसा है? मोटू सा है, उसका गुण क्या है? बहुत मोटा है, ये बताया जा रहा है। तो इस कहने का मतलब कि ऐसे प्रत्ययों से गुण का बोध होता है, दोष हम यहाँ नहीं कहेंगे, गुण का बोध होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। आगे उसी में देखिए, जैसे विष लिखा और यहाँ पे ऐला प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया विषैला। तो ये कैसा है? विषैला है। तो कहने का मतलब कस में ऐला जोड़ दिया तो कसैला हो गया। तो कहने का मतलब इसका गुण यहाँ पे बता रहा है कि ये किस तरह का है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। तो अब चलिए अगला प्रत्यय देखते हैं। अगला प्रत्यय क्या है? नंबर 8, बहुवचन। बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय, ये हो गया बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। अब बहुवचन आपको पता ही है, बहुवचन क्या होता है? प्लूरल, यानी एक से ज्यादा, हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन जहाँ पे
एक से ज्यादा लोगों को कहा जाए या गिना जाए, संख्या ज्यादा हो, वही बहुवचन होता है। तो बहुवचन मतलब ही होता है कि वहां पे प्लूरल हो, यानी एक से ज्यादा लोग हो। तो ये बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय है। और यहाँ पे आपको उदाहरण में भी आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये बहुवचन वाचक प्रत्यय है। नए शब्द, ठीक। तो बहुवचन वाचक में प्रत्यय जो आपको मिलेगा जोड़ के, वो बताएगा कि नंबर ये प्लूरल में है, सिंगल में नहीं है। देखिए ये अगला जो अभी हमें पढ़ना है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। और अभी मैंने बताया कि बहुवचन आपको पता ही है, बहुवचन यानी प्लूरल। तो ऐसे प्रत्यय जिससे बहुवचन का बोध हो वो बहुवचन वाचक प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मूल शब्द प्रत्यय और नए शब्द में हमने क्या लिखा, मूल शब्द हमारा है पत्ता और प्रत्यय क्या है ए। तो पत्ता का हो गया पत्ता, पत्ते हो गया, लड़का का हो गया लड़के, ठीक। यानी ये बहुवचन में आ गए। यहाँ पे पत्ता एक पत्ता रहा होगा, लेकिन यहाँ जब पत्ते हो गए तो यानी ये सिंगल से प्लूरल में हो गए, यानी एक से ज्यादा हो गए। इसी तरह लड़का का लड़के हो गया। अब यहाँ पे चिड़िया और बुढ़िया, और प्रत्यय मैंने क्या जोड़ा, आ प्रत्यय, यानी चांद बिंदु का जोड़ा। फिर यहाँ पे हो गया चिड़िया और यहाँ पे हो गया बुढ़िया, यानी इनकी संख्या बढ़ गई और ये प्लूरल में आ गए। इसी तरह छात्र और माला, इसमें ए प्रत्यय अगर जोड़ा गया, ए पे चांद बिंदु, तो हो गया छात्राएं और मालाएं, यानी एक से ज्यादा यहाँ पे छात्र और मालाएं, मालाओं की संख्या है। फिर जैसे नारी है शब्द, यहाँ पे मैंने या जोड़ा तो यहाँ हो गया नारियां। तो इस तरह बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस शब्दों से ही पता चलेगा कि ये बहुवचन वाचक प्रत्यय है। और आपको ये प्रत्यय कौन सा इसमें जोड़ा गया है, जब आप इसको देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इसमें मूल शब्द प्रत्यय और उससे निर्मित नया शब्द, आपको तीनों की जानकारी होनी चाहिए। अगला जो हमारा प्रत्यय है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। स्थानवाचक क्या, इसका स्थान का मतलब है कहीं किसी गांव, नगर, प्रदेश, स्थान, देश के पीछे जुड़ने वाले ये प्रत्यय होते हैं और उसको अपने पीछे लग के उसको एक अलग रूप देते हैं। जैसे एक यहाँ पे राज्य है बिहार, बिहार में हमने ई प्रत्यय जोड़ा तो हो गया बिहारी। एक जैसे मुंबई आप सबको पता है, मुंबई में इया प्रत्यय जोड़ा गया तो ये हो गया मुंबईया। तो इस तरह ये किसी गांव के पीछे, स्थान के पीछे, नगर के पीछे, प्रदेश या देश के पीछे जुड़ने वाले प्रत्ययों में से आते हैं। तो ये हो गया हमारा 9 प्रत्यय यहाँ पे कंप्लीट हो गया। और अगला जो लास्ट वाला प्रत्यय बचा हुआ है वो है आपका आगत प्रत्यय। तो ये भी बहुत बड़ा नहीं है और मतलब कहीं बताया जाता है कहीं नहीं बताया जाता है, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं 10 प्रत्यय आपको यहाँ पे पूरी जानकारी इसकी दूंगी। तो जो 10वां नंबर है वो है आगत प्रत्यय। आगत क्या होता है, जैसे आपको मैंने पहले कहा था आगत वर्ड होते हैं, है ना, आगत शब्द होते हैं, यानी जो कहीं और से लिए जाए। तो आगत तद्धित प्रत्यय, जो ऐसे प्रत्यय जो कहीं और से हिंदी भाषा में आ गए हैं उसे हम क्या कहते हैं, आगत तद्धित प्रत्यय। अब जैसे इसमें आप कह सकते हो कि सफेद, मूल शब्द है सफेद, प्रत्यय आपने जोड़ दिया ई, तो क्या हो गया सफेदी, ये हो गया सफेदी, ठीक। इसी तरह आप इसमें आसमान में ई जोड़ सकते हो तो हो गया आसमानी, यही प्रत्यय यहाँ पे भी जोड़ा गया तो हो जाएगा आसमानी। कहने का मतलब ये अलग अन्य जगहों से लिए गए प्रत्ययों से उत्पन्न ये शब्द हैं। आगत यानी ग्रहण किए गए, जो दूसरी जगह से, दूसरे भाषाओं से ग्रहण किए गए ऐसे शब्दों के पीछे जब ये प्रत्यय लगते हैं तो ये अलग एक शब्द बनाते हैं। इसी तरह आप और भी लिख सकते हो, जैसे डाक लिखा, यहाँ पे मैंने खाना लिख दिया तो क्या हो गया डाक खाना हो गया। इस तरह का ये आगत प्रत्यय हो गया। उसी तरह आपने यहाँ पे और लिखा, मुसाफिर लिखा, जेल लिखा, इसमें सब में हमने खाना जोड़ दिया तो क्या हो गया मुसाफिर खाना हो गया। इसी तरह जेल खाना हो गया। तो ये आगत प्रत्यय हैं, ये
अन्यत्र जगह से लिए जाते हैं और हिंदी में रखे जाते हैं, और ये ऐसे शब्दों से व्युत्पन्न मतलब उत्पन्न हुए हैं, तो इसीलिए इन्हें कहते हैं आगत तद्धित प्रत्यय। ये ऐसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन मैंने ये अभी आपको बता दिया कि आपको इससे ज्यादा प्रत्यय और कहीं नहीं मिल सकता, 10 प्रत्यय से ज्यादा आपको कहीं नहीं मिल सकता, और ये विदेशी भाषाओं से लिए गए प्रत्यय होते हैं, हिंदी में आए नए शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। ठीक, लगने वाले प्रत्ययों से ये उत्पन्न नए शब्द हैं, और इसीलिए इसको हम आगत तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो ये आपका जो इतना इतिहास रहा प्रत्यय का, और तद्धित प्रत्यय में हमने पढ़ा, कृत प्रत्यय में हमने 5 ही पढ़ा, लेकिन तद्धित प्रत्यय में हमने क्या पढ़ा, 10 तरह के तद्धित प्रत्यय, और ये 10 तरह के बहुत कम लोग बताते हैं। बहुत लोग 5 में काम निपटा देते हैं, बहुत लोग 8 जाते जाते बताते हैं, लेकिन मैंने आपको 10 इसलिए बताया कि इससे ज्यादा तद्धित प्रत्यय के प्रकार आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। और तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।